नमस्कार। मई 3, 2020 की शाम, संडे है। वैसे संडे मंडे सब एक जैसे ही हैं। तो स्वागत है आप सबका आज के प्रोग्राम में। और हाय विकी, जैसे हमारी बातचीत हुई थी कि हम पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे, तो कुछ क्वालिफिकेशन है क्या हमारी पेरेंटिंग के ऊपर में बोलने के लिए? तो सच में पूछे तो 1 साल पहले तक मुझे लगा मैं बहुत ही फैंटास्टिक पेरेंट हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। फिर जिंदगी में एक इंसान आए, उनका नाम है विशन लखियानी। विशन लखियानी एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है माइंड वैली। और माइंड वैली की एक टॉक में पॉडकास्ट आती है उनकी, यूट्यूब पे भी मैं लिंक डाल दूंगा जिससे आप लोग देख पाए। हाय सौरभ। तो बात चल रही थी कॉन्शियस पेरेंटिंग की। तो सुननी हमने टॉक, और टॉक सुनी तो पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, बहुत ही परेशान हुए। फिर थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन हुई, हाय राजीव जी। और थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन के बाद, हाय मिश्रा जी, हमने एक कोर्स ज्वाइन कर ली उनकी। और ये कोर्स जो थी, महीने भर की कोर्स थी। हर रोज ऑनलाइन कुछ करना होता था, कुछ टास्क मिलता था, और जैसे जैसे कोर्स करते गए डूबते चले गए, डूबते चले गए। और अंत में जाकर ये अंदाजा हुआ कि हम तो बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, चीजें सही थी नहीं। और बच्चों से पूछा कि मैंने वो समय ऐसे किया था तो आपको कैसा लगा था, तो बड़े ही कैंडिड फीडबैक मिले। और एक जो छद्म होता है ना, इल्यूजन, वो इल्यूजन टूटा हमारा, कि बच्चों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि ये इंसान ऐसा ही रहने वाला है, तो हमें अपना समय निकाल लेना है इसके साथ। उसके बाद कुछ बदलाव आए हैं। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है एज अ पेरेंट अपने आप को चेंज करना, उसकी बात हम करेंगे आज। तो मैं कुछ प्रीमाइसेस बताता हूँ आपको। ये जो डॉक्टर शेफाली शाबरी हैं, ये नायक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी हेलो, राजीव जी हेलो। तो शेफाली जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूयॉर्क में हैं। उनकी जो किताब थी कॉन्शियस पेरेंटिंग, बहुत ही फेमस हुई। वो शेफाली जितनी फेमस हुई हैं कि ओपरा के शो पे 7 बार आ चुकी हैं, विच इज ह्यूज ऑनर। उनकी जो आखिरी किताब आई थी, उसका जो फॉरवर्ड होता है, जो पहली पंक्तियां जो लिखी जाती हैं इंट्रोडक्शन में, वो खुद दलाई लामा साहब ने लिखी थी। कि उन्होंने बताया कि आप दुनिया में एक नई तरह की सोच ला रहे हो, कंपैशन बढ़ा रहे हो, दया बढ़ा रहे हो। तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है शेफाली जी की। उनकी खुद की बेटी भी है, टीनेजर। तो अक्सर वो अपने एग्जाम्पल शेयर करती रहती है। तो इस टॉक के शुरुआत में विशन लखियानी जी ने ही खुद से बोला था कि एक जो पेरेंटिंग की पैराडाइम है, जो हम सब ये सोच के चलते हैं कि ये काम तो हमको आता है, माँ बाप कैसे बनना है, बच्चों को कैसा बड़ा करना है, ये हमको आता है, इसमें सीखने की कोई चीज नहीं। एक चीज जो लखियानी साहब ने बोला कि हम काफी हद तक वो चीजें कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो हमने बाप दादा अपने पेरेंट्स से सीखा, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में, हमारी बचपन में जो कुछ कमियां रह गई हैं, या कुछ जो घाव लग गए हैं, उन घाव को भरने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा अपने बच्चों के थ्रू। सोचिएगा डीपली। तो आज की जो टॉपिक है, ये दुखद भी है, आंख खोलने वाली, पैरों के नीचे जमीन खिसकने वाली आपकी। तो साथ दीजिएगा मेरा, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट निहायत ही जरूरी, निहायत ही जरूरी है। विशन लखियानी जी के 5 साल के बेटे हैं, और 5 साल की उम्र में ही उन्होंने उस बच्चे को ये सपने दिखाना चालू कर दिया कि तुमको बेस्ट किड बनना है, दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बनना है, जो हर माँ बाप करते हैं। तुम्हें आईवी लीग में जाना चाहिए, बर्कलेज, येल यूनिवर्सिटी। उसके लिए डॉक्यूमेंट्री दिखाना चालू, यूट्यूब वीडियोस दिखाना चालू,
वहाँ की चीज़ें दिखाना चालू उनको। क्यों? एक 5 साल, 7 6 साल के बच्चे को ये सब सपने क्यों दिखाए जा रहे हैं? 19 साल की उम्र में विशन लखियानी जी का खुद का लक्ष्य था कि आईवी लीग बहुत ही जैसे अपने यहाँ आईआईटी होते हैं, तो यूएसए में जो ऐसे ही बड़े इंस्टीट्यूशंस को आईवी लीग कॉलेजेस बोलते हैं, जैसे येल, बर्कले, हार्वर्ड, ये सब हैं। तो इन्होंने, भाई साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत जी तोड़ कोशिश की, 2-3 बार अपनी स्कोर ठीक करते रहे, बट अल्टीमेटली उनको इन सारे, महेश भाटी जी बढ़िया, सारे कॉलेज रिजेक्ट कर दिया, सपना टूट गया बंदे का। और तब से वो जो हार्ट, मतलब हर्ट और हार्ट दोनों साथ में रह गए, वो चोट है वो दिल में रह गई। जैसे ही बच्चे की समझने की उम्र हुई, इन्होंने ब्रेन वॉश करना चालू कर दिया, बेटा कि बेटा तेरे को तो आईवी लीग में जाना, आईवी लीग में जाना, आईवी लीग में जाना। बाद में जब ये शेफाली जी के सौंदर्य में आने के बाद विशन को लगा कि अरे मैं तो अपनी जो सपने थे वो अपने बच्चों के थ्रू जीना चाहता था मैं। और ये कभी बच्चे से पूछा ही नहीं कि तेरा क्या इंटरेस्ट है, ना तेरे को तो ऐसे ही करना है। आपको 3 इडियट्स वाला सीन याद है, बच्चा पैदा हुआ उल्टा हुआ, ये इंजीनियर बनेगा। तो ये हमारी सोच है ना। प्रोग्राम की शुरुआत में विशल लखियानी जी ने एक बात बोली कि बेस्ट पेरेंट्स नो दैट दे आर नॉट देयर किड्स टीचर। जो बेस्ट पेरेंट होते हैं वो जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, बल्कि बच्चे उनके शिक्षक हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा विराम ले रहा हूँ। और खलील जिब्रान जी का नाम सुना होगा आपने, लेबनान में पैदा हुए थे, काफी बड़े फिलोसफर, आई थिंक 1883 के आसपास, हाँ 1883 साल में पैदा हुए थे खलील जिब्रान जी। तो उनकी जो बच्चे के ऊपर में एक कविता है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आप लोग बताइएगा। कविता की शुरुआत है, आपके बच्चे नहीं हैं, वे स्वयं के लिए जीवन की लालसा के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे आपके माध्यम से आते हैं, लेकिन आपसे नहीं। और यद्यपि वे आपके साथ हैं, फिर भी वे आपके नहीं हैं। आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार नहीं। उनके लिए उनके अपने विचार हैं। आप उनके शरीर को नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं को घर दे सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं कल के घर में निवास करती हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, अपने सपनों में भी नहीं। आप उनके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन पीछे की ओर नहीं जाता है, न ही कल के लिए रुकता है। आप वे धनुष हैं जिनसे आपके बच्चों को जीवित तीर के रूप में भेजा जाता है। तीरंदाज अनंत के मार्ग पर निशान देखता है, और वह आपको अपनी ताकत के साथ झुकाता है, और उसके तीर तेज और दूर जा पाते हैं। तीरंदाज के हाथ में झुकना अपनी खुशी की बात है, क्योंकि वह उड़ने वाली तीर से प्यार करता है, इसलिए वह स्थिर रहने वाले धनुष से भी प्यार करता है। तो आपके बच्चे आपके नहीं हैं, वो आपके द्वारा दुनिया में आए हैं, आपसे नहीं आए। और खलील जिब्रान की एक और जो काफी फेमस सेइंग है कि इफ यू लव समवन, सेट देम फ्री। सही में किसी को प्यार करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। तो आज इसी चीज से शुरुआत करते हैं। तो शेफाली जी जो हैं, वो ये कॉन्शियस पेरेंटिंग की शुरुआत के पहले 10 साल से न्यूयॉर्क में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करती रही हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के तरफ पे काम करना, तो जैसे लोग जो अपने मनोव्यथा का समाधान लेने के लिए उनके पास आते, तो वैसे लोगों में हमेशा एक चीज देखी गई है कि ऑलमोस्ट सारी जो आपकी थॉट है, आपकी जो दिमाग में चीजें चल रही है, उन सब के पीछे एक कॉमन चीज जाती है, जो कि फ्रॉइड ने भी लिखा था कि चाइल्डहुड। आपकी बिलीफ, आपकी जो सोच, बाकी चीजें सब बचपन के पीछे जाती हैं। हाय देवांशी, हाय अंचल, वेलकम, हाय विकास। तो फ्रॉइड ने भी, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग गोज बैक टू द चाइल्डहुड। और मेजॉरिटी ऑफ लोगों का चाइल्डहुड जो होता है वो डिसफंक्शनल होता है। क्यों डिसफंक्शनल? क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं ना, बाय डिफॉल्ट चलती, आपने कभी सुना है कि
ये दो लोग शादी करने जा रहे हैं, शादी के पहले ये दोनों एक कोर्स करेंगे कि हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। सुना कभी? मैंने नहीं सुना। ये फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि एक मर्द और एक औरत में बच्चा पैदा करने के लिए पूरी योग्यता है और वो एक पेरेंट बन सकते हैं। और पेरेंटिंग जो है इसमें बहुत डिफेंसिव होते हैं। पेरेंट्स के ऊपर में आप कुछ अगर उनसे सवाल पूछें, उन्होंने किस तरह से कुछ किया, ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये शेफाली जी का बोलना पूरे मानवता के लिए है। तो एज अ पेरेंट हम सबसे बड़े डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि हमारा जो मिशन है, एक गुड पेरेंट का मिशन जो होता है, वो होता है बच्चे को सुपरस्टार बनाना, तब हम अच्छे पेरेंट बन पाएंगे। तो मिशन सुपरस्टार पूरी दुनिया में चलती है, पूरी ह्यूमैनिटी में चलती है। ये साथ में रहिएगा मेरे। राजीव जी बोल रहे हैं, यस राम एंड कृष्णा वाज नॉट अ गुड पेरेंट्स, भगवान शंकर वाज बेटर फादर। भाई वो तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो अपनी अपनी बात करें, उनके पीछे नहीं जाएंगे, धर्म की भी बात नहीं करेंगे। एक बात है सोचने की और जगने की, ये किसी की निंदा भी नहीं है। मैंने कैसे बताया, एक साल पहले तो मैं भी अपने आप को बहुत ही महान पेरेंट मान रहा था, अभी सडनली मुझे ये लगता है कि ना, बहुत सारी गलतियां हो गई थी पहले, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है आप में से भी कुछ लोग थोड़े जगेंगे तो शायद कुछ परिवर्तन करें। तो एज ए पेरेंट हम क्या सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए, और खासकर माँ में ये ज्यादा होता है, संत बन जाते हैं, मॉडल्स बन जाते हैं, हमेशा से अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाना, ज्ञान देना। तो ये पेरेंटिंग का जो पैराडाइम है, ये जो मॉडल है पूरी दुनिया में, हाय गौरव, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ये जो पेरेंटिंग की जो पूरी मॉडल है, ये दो पीछे चीजों के ऊपर काम करती है कि अपने बच्चों को खुश कैसे रखें और अपने बच्चों को सक्सेसफुल कैसे बनाएं। आप लोग बताइएगा इसमें आप सहमत हैं तो। शेफाली जी का बोलना है कि पूरी दुनिया में सारे पेरेंट्स इन दो चीजों पे काम करते हैं कि बच्चों को खुश कैसे रखें और बच्चों को सक्सेसफुल कैसे बनाए लाइफ में। और हजारों लोगों की इंटरव्यू, हजारों लोगों की काउंसलिंग करने के बाद उन्होंने बताया कि इस दुनिया में सबसे डरा हुआ प्राणी कौन होता है? पेरेंट। जो माँ बाप होते हैं सबसे डरे हुए प्राणी होते हैं। क्यों? बच्चे के बारे में चिंता कर करके हमेशा परेशान, चाहे जिंदगी किस भी स्टेट में हो, किस भी स्टेज में हो, हमेशा उनकी चिंता का केंद्र बिंदु क्या? बच्चा। बट उनका बोलना है कि ये जो आइडिया जो है ना, ये पूरा कैपिटलिस्ट आइडिया है। अब क्यों, कैसे? ये जो पेरेंटिंग की पैराडाइम है, ये जो सोच है, ये हमेशा जैसे चलती आ रही है। और ये ऐसा है कि अगर समंदर में या नदी में जो मछली रहती है, उसको पता नहीं चलता कि वो पानी में है। पानी में और आप समझ पाते हैं, जैसे हम और आप हवा में है। अब ये हमें पता कब चलता है? जब भी हवा नहीं हो। अदरवाइज तो हम, या फिर बहुत तेज बदबू है तो लगेगा अरे बदबू आई या खुशबू आई, अदरवाइज तो नॉर्मल है ना। तो ऐसे ही पेरेंटिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत नॉर्मल है। तो आज हमें उससे थोड़ा आगे निकल के थोड़ा डिटैच होके देखना है। उम्मीद है आप लोग साथ देंगे। सरविंद शर्मा जी बोल रहे हैं, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन इज इंपॉर्टेंट। अब हम आएंगे, अभी अभी कुछ सॉल्यूशन है, शायद आज सॉल्यूशन के मोड में भी नहीं जाए, आज इंट्रोस्पेक्शन का मोड है। गोल ऑफ पेरेंटिंग, सेफ्टी एंड हेल्दी किड्स, प्रोडक्टिव, ट्रांसफर ऑफ कल्चर एंड वैल्यू। हाँ, ये अमेरिकन साइकोलॉजी मतलब पेरेंटिंग एसोसिएशन है, उनके गोल्स में ये तीन चीजें बताई गई हैं। बट अभी उसको पार्क करते हैं सुगाता, जस्ट बी विद मी। ये जो पेरेंटिंग पैराडाइम है ना, इसमें बच्चों को, मैं नहीं बोल रहा, शेफाली जी बोलती है कि बच्चों को हम एज कैटल्स ट्रीट करते हैं। जानवर होते हैं ना, जैसे गाय, बकरी, भैंस, वैसे हम उनको ट्रीट करते हैं। क्यों? आगे देखते हैं। पेरेंट्स जो होता है वो सेल्फ एब्जॉर्ब, अपना और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं। बच्चों के लिए हमें कुछ भी करना है हम करेंगे, जो त्याग करना हो करेंगे, ये सोच है। ये, और ये सोच कहां से आई है? ये धीरे धीरे एक एज ए कल्चरल कंस्ट्रक्ट बिग हुई, बड़ी हुई है। साथ ही साथ ये सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी है। कैसे नार्सिसिस्ट? मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने से आगे, या हर चीज में अपने आप को सोचकर ही, उससे तो नार्सिसिज्म बोलते हैं उसको। हिंदी में कोई बता पाए नार्सिसिज्म का क्या बोलते हैं? राजीव जी बोले, वी आर जस्ट गाइड फॉर देम टू बिकम ह्यूमन बीइंग्स, रेस्ट दे विल डू।
देखते हैं, आपके विचार काफी सुधरे हुए लग रहे हैं। वाली गाइड वाली जो बात है वहां भी मैं थोड़ा, ये कैसा है ना, सॉल्यूशन मोड में नहीं जा रहा हूं, बट इट्स लाइक कमिंग क्लोज, चेकिंग, गोइंग बैक, चेकिंग, गोइंग बैक। आपको कोच भी नहीं बोलूंगा, गाइड भी नहीं, मार्गदर्शक ना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हमारी गलतफहमियां है। पेरेंट्स का एक सोच होता है कि मैंने जो भी मैंने सेक्रीफाइस किए हैं जिंदगी में, जो भी किया है, सब कुछ गोल एक ही है, बच्चों को खुश रखना और उनको सक्सेसफुल बनाना, राइट? ये जो पेरेंटिंग पैराडाइम है, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है और इससे काफी टॉक्सिसिटी भी बढ़ती है। कैसे, आगे देखते हैं। हर पेरेंट के अंदर में एकदम ये जिंदगी ये प्यास रह जाती कि अपने बच्चों को कैसे अच्छा बनाया जाए, अपने बच्चों को कैसे खुश किया जाए। और ये इस चीज को ये मार्केट ना बहुत ही अच्छे से समझता है, जो कैपिटलिस्ट मार्केट है, ये जो सिस्टम है, जो मैट्रिक्स की हम बात करें, बहुत अच्छे से समझता है। आपको और मुझे मालूम है कि हम वो नहीं है जो हमारे पेरेंट्स हमको समझते हैं, हम बिल्कुल अलग ही प्राणी है। बट कई बार ना हमें उनको खुश रखने के लिए हमें कुछ तरह के रोल्स प्ले करने देना, मैं उनको बुरा लग जाएगा। हम वो नहीं है जो सही एक्चुअल हम क्या है ना, बहुत शायद बहुत बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उनके एक्चुअल बच्चे क्या हैं। तो ये जो पेरेंट्स की जो जील है ना कि बच्चे को सबसे अच्छा बनाना, स्कूल के बाद स्कूल, कॉलेज के बाद कॉलेज, एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी, एक ही बच्चे को कैरम भी खिलाना है, उसको जूडो भी खिलाना, उसको डांस भी कराना है, उसको ओरेशन भी, मतलब ये जो पागलपन की हद तक ये है बच्चों को मोल्ड करने की कोशिश। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा प्रीमाइस, सबसे बड़ा जो सोच और सबसे बड़ी जो सोच है कि बच्चे हमारी पोजीशन है और हम उनको ओन करते हैं। ये हिस्टोरिकली चल रहा है। तो पहले भी इतिहास में माँ बाप को हक था अपने बच्चों को खरीदना बेचना। जैसे आपने किसी से उधार लिए, पैसे नहीं चुका पाए, तो अपने बच्चे को आप उनके यहाँ दास बनाकर भेज सकते हैं। अभी आप चौंक जाएंगे, बुरा भी लग सकता है, बस 200 साल पहले तक ये चल रहा था, काफी कॉमन प्रथा थी वो। पहले एक फर्क था कि ये जो दुनिया छोटी थी और इतनी सारी इंटरेक्शन, सोशल गैदरिंग और मीडिया नहीं थी, तो एक बच्चा जो है वो घर के लिए रोल मॉडल होके रह जाता था। तो उसकी जो प्रेशर थी वो क्या होता था कि गेस्ट आए तो उनके सामने कविता सुना दो, डांस करके दिखा दो, तुम कितने अच्छे हो। क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए सबसे पॉजिटिव फीलिंग होती है कि मेरा बच्चा कितना महान है, कितना अच्छा है, हर पेरेंट्स सोचते हैं, और वो दिखाने की लालसा। अभी ये लालसा इतनी बढ़ गई है बिकॉज फेसबुक आ गया, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और बच्चे को अच्छा दिखाने की जो लालसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो सडनली आपका बच्चा आपकी जो है ना वो सेल्फ ऑब्सेशन का इंस्ट्रूमेंट हो गया है कि आप कितने अच्छे पेरेंट हैं, वो दिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। और ये कंपटीशन कौन समझते हैं? फिर से जो कैपिटलिस्ट मीडिया है वो, और कैपिटलिस्ट जो चैनल्स है वो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर तो और कमाल होता है। नायक जी कुछ लिख रहे हैं, एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट एंड वी एज पेरेंट्स मस्ट अवॉइड कंपैरिजन ऑफ आवर चाइल्ड विद अदर चाइल्ड। बहुत ही सही बात, बहुत ही सही बात बोली नायक जी कि हर बच्चा अलग है, डिफरेंट है, और एज अ पेरेंट हमें तो कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आगे हम देखते हैं इस ख्याल के ऊपर में। तो ये जो एक तरह से जो ह्यूमन माइंड है और ये जो सोच है ना कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ बनाना है, कुछ करना है, यही पूरा कॉन्सेप्ट ही फक्ड अप है। पूरा कॉन्सेप्ट ही एकदम कैसे इसको, ये एक फंडामेंटल इल्यूजन है। सबसे पहले एक एक जो छद्म है, जो माया है ना, क्या छद्म है कि आपको कुछ बनना पड़ेगा तब आप वर्दी होंगे, आप फलाना बनेंगे तब आप लायक होंगे, ये सबसे बड़ा छद्म। उसके लिए आपको ज्यादा काम करो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा परफॉर्म करो, ज्यादा अचीव करो, तब जाके तुम किसी, ये सबसे बड़ा छद्म। क्यों? ये कैपिटलिस्ट आइडिया है कि ज्यादा 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 ज्यादा। क्यों? उसके पीछे फियर है, नहीं करोगे तो ये होगा, नहीं करो। और ये डेफिनेशन कौन देता है? ये जो बबल है, ये जो इल्यूजन है, ये डेफिनेशन कहां से आती है? तो शेफाली जी ने लिखा है कि वो बचपन में, नमस्कार भाई,
बचपन में शेफाली एज अ बच्चा पूछा करती थी कि मैं अंगूठा चूसती हूँ, माँ बोलती हैं कि भगवान को मालूम है और ऊपर से एक आएगा और मुझे पकड़ के ले जाएगा। कोई देवता का नाम लेकर डराया था उनको। आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों का अंगूठा चूसना छुड़वाया होगा क्या-क्या बोल के कि माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा, बच्चा डर से उसके बाद छोड़ देता है। तो वो अंगूठा चूसती थी 6 7 8 साल की उम्र में, 6-7 साल की उम्र में, और ये सोचती थी कि भगवान को मालूम है कि पता नहीं किधर से वो आ जाए, और ये डर रहता था उनके मन में। वो ये भी एज़ अ सवाल पूछती थी कि ये जो कपड़ा पहनना है, इस तरह का पहनना है, ये क्यों? दूसरा सवाल, अ, जो बड़ी हुई तो ये सवाल कि एक ही टाइम पे एक ही बॉयफ्रेंड होना, ये कौन-सा है? ये भी एक सवाल था उनका। क्या हर इंसान को शादी कर लेना ज़रूरी है क्या? क्या एक खास रिलिजन जो आपकी फैमिली में चल रहा है, उसको मान लेना भी ज़रूरी है क्या? विस्फोटक है, थोड़ा साथ रहिएगा मेरे। क्या उसी एक भगवान की पूजा करना भी ज़रूरी है क्या? क्या मेरे मित्र हैं, उनके साथ मैं चर्च में, गुरुद्वारे में, मंदिर में या मस्जिद में कहीं वहाँ पूजा उनके साथ क्यों नहीं कर सकते? उनके सवाल थे। हमें हमेशा ये क्यों सिखाया जाता है कि हमें अपने परिवार के लोग का ख्याल रखना है और बाजू में जो फैमिली है, दुःख में है, उसको इग्नोर कर देना है? तो ये फैमिली के जो डेफिनिशन कंस्ट्रक्ट। एक और बच्चे वाली सवाल जो उनका, ये हमेशा डेज़र्ट खाने के बाद क्यों आता है? खाने के पहले मीठा क्यों नहीं खा सकते हैं? ये भी एक सवाल ही है ना, बच्चे के दिमाग के लिए अच्छी सवाल है। वो एक भी और चीज़ गौर करते थे कि उनके पिताजी सुबह में जब भी काम पे जाते थे ना, तो टाई लगाते थे और आईने में खुद को देख के बहुत मंत्रमुग्ध होते थे, खुश होते थे। मेहनत करने वाले इंसान। तो उन्होंने पूछा कि आप टाई पहनने में इतने खुश क्यों होते हो? बोले इससे शान होती है। कि बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये शान नहीं, टाई तो है सर्विट्यूड, डिसिप्लिन की निशानी है। टाई नहीं पहनना अनडिसिप्लिन्ड होना है, सो कॉल्ड डेफिनिशंस। बट एक पॉइंट आया जिसमें शेफाली जी ने अपने पेरेंट्स से सवाल पूछने बंद कर दिए। आपने भी बंद कर दिए, मैंने भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि इनको तो खुद नहीं कंस्ट्रक्ट समझ में आया। ये सवाल उनके भी बचपन में बिना जवाब के रह गए, क्योंकि किसी भी एडल्ट ने ये सोचा नहीं। मछली पानी वाला सिस्टम है। तो ये पूरा जो कॉन्स्ट्रक्ट है, मैट्रिक्स बोलते हैं, ये जो दुनिया है, ये जो माया संसार है जो बोलते हैं ना, और ये इतना सॉलिड कंस्ट्रक्ट है ना, इतना सॉलिड कि इसको तोड़ पाना और सोच पाना आपको विचलित कर सकता है। बट मेरे साथ रहिएगा, विचलित नहीं। इनके जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, बट अभी साथ रहिएगा। पुष्कर भाई लिख रहे हैं, मेरा फंडा है लायक बनो, कहीं भी जाओ अपना आपको ना भूल जाओ। ठीक है, अच्छी बात है। राजीव जी बोल, नो इट्स नॉट कंपल्शन, दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट। डेजर्ट आफ्टर मील इज नॉट इंडियन कॉन्सेप्ट, वी ऑल हैव थाली सिस्टम। देखिए राजीव जी, ये पूरा जो कॉन्स्ट्रक्ट है ना, तो ये सोसाइटी भी और रूल्स भी एक कॉन्स्ट्रक्ट है। जस्ट बी विद मी। अभी आपको मैं विचलित कर रहा हूँ, सब काफी लोगों को कर रहा हूँ, बट साथ में रहिएगा, इंटरेस्टिंग है, कुछ आप समझेंगे इसमें, एक डीप चीज समझेंगे। ये सब की शुरुआत होती है ना, जब पहले बच्चा जो होता है, बच्चा पैदा होता है, तो नाम देने से शुरुआत होती है। आप, मैं, हम सब सोचते हैं कि बच्चे का नाम यूनिक होना चाहिए, एकदम स्पेशल नाम होना चाहिए, और ओनरशिप वहीं से चालू होती है। मेरा बच्चा है, नाम मैं दूंगा, और इसको मैं अपने हिसाब से ढालूंगा, अपने हिसाब से बनाऊंगा। इसके नतीजे कुछ ऐसे ऐसे देखे हैं। बच्चे को करना कुछ और था, कराया कुछ और गया, बच्चा कुछ और भी गया। मैंने आपसे एक बार बात की होगी कि एक नर्स जो कि पैलिएटिव केयर करती थी, उन लोगों का इलाज जिनको एकदम लाइलाज बोल देते हैं, लास्ट स्टेज है, मर रहे हैं, तो उनसे उन्होंने अनुमति लेके पूछा कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 90% लोगों ने बोला
कि मैं जो करना चाहता था जिंदगी में कर ही नहीं पाया। ये भी एक कंस्ट्रक्ट है, ये भी एक कंस्ट्रक्ट है, बस यहीं पे रहिएगा साथ में। सो सिस्टम एक और है जो, जैसे मेरा एक दो नाम है मेरे, टीपू घर का नाम था और अमित बाहर का नाम था। कुछ सोसाइटी में कंसेप्ट ये भी है कि लड़की का नाम शादी के बाद चेंज हो जाते हैं, बट नाम 3-4 क्यों नहीं हो सकते? सोचने की बात। सो हम सब, इंक्लूडिंग यू मी, हम सब एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर रहने वाले हैं और हमें कठपुतली के जैसे हमें चलाया जाता है अकॉर्डिंग टू समबडी एल्सेज विश, इमेजिनेशन और द लिमिट ऑफ इट। और हम हमेशा पूरी जिंदगी में उसमें चलते जाते बिना रियलाइज किए कि हम जो कर रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, किसी और की सोच है वो, रूल्स ट्रेडिशन। बट सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि सब लोग उसी मैट्रिक्स में चल रहे हैं। इसमें आपको हमेशा एक चीज इंकरेज किया जाएगा, सवाल मत पूछो, जग मत जाओ। बट ये जगने का मतलब ये नहीं कि एकदम परफेक्ट बॉडी हो जाना अवेकनिंग है, जग जाना है। एकदम सुपर स्मार्ट किड को पैदा करना और उसको जिंदगी में आगे बढ़ाना जग जाना है। एकदम शानदार शादी चला लेना जग जाना ना। जग जाना वो है जब आप ये एक दिन रियलाइज कर पाए कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा जो इल्यूजन है, मैट्रिक्स है, आप उस मैट्रिक्स के एक खिलाड़ी हैं खद। और आप सबको, मुझे सबको एक 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 पैटर्न में एक तरह से चलाया गया है, एक तरह से हमें, आप सबको लगता है कि हम यूनिक हैं, स्पेशल हैं, बट आई एम सॉरी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ही है ना कि आप स्मार्ट हो, आप विटी हो, आप, ये सब कोर के अंदर में एक बेसिक फिलॉसफी, एक कंस्ट्रक्ट है कि हम उस कंस्ट्रक्ट के अंदर ही काम करते हैं, उस मैट्रिक्स के बाहर। तो आप पूछेंगे मैट्रिक्स से बाहर निकलें कैसे, और क्या इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है क्या? हम सबको हम सबको एक ही स्टोरी सुनाई गई है, और एक हिप्नोसिस की जैसी व्यवस्था है जिसमें हम सब अब भागे चले जाते हैं। एक किताब थी ना, रिच डैड पुअर डैड, आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, एक कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है। मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को मार मार कर, पीट पीट कर पढ़ाते हैं, क्लर्क बनाते हैं, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो अपने बच्चों को मार मार कर, पीट पीट कर क्लर्क बनाते हैं। और ये काम करने वाले जो चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, ये कंस्ट्रक्ट है। ये हो सकता है कोई एक आदमी उस कंस्ट्रक्ट से थोड़ा अलग सोच के निकले तो फिर एक फैमिली का एक नया रास्ता होता है, नहीं तो पूरी की पूरी फैमिली निकल जाती है, पूरी की पूरी जनरेशन निकल जाती है एक ही कंस्ट्रक्ट के अंदर काम करते करते करते, राइट। राजीव जी लिख रहे हैं, बट हमारे यहाँ बुआ देती है अमित भाई, नॉट पेरेंट्स। हमारे यहाँ समझा नहीं, राजीव जी बताइएगा जरा। तो हमें दो चीजें हमेशा से बचपन से सिखाई जाती हैं, हमेशा से, और इसको एक कैटेगोरिकल डुअलिटी बोलते हैं। डुअलिटी मतलब हर जगह में आपको अच्छा बुरा बताया जाएगा, साथ में रहेगा खाली कि गुड और बैड क्या होता है। जैसे लेबल्स होते हैं हमारे यहाँ, जजमेंट्स होते हैं कि अच्छा इंसान, बुरा इंसान, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, डिफाइंड है। सक्सेसफुल आदमी, फेलियर आदमी। आपको हमेशा बताया जाए कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये करोगे तो फेल हो जाओगे। हाउ टू लुक ब्यूटीफुल वो सिखाया जाता है। हाउ, व्हाट नॉट टू डू टू बी नॉट ब्यूटीफुल। अच्छा, ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ टू बी हैप्पीली मैरिड, हाउ नॉट टू बी हैप्पीली मैरिड, ये भी तो हमेशा हर चीज में ना गुड बैड चलता रहता है। हाउ टू हैव अ मस्कुलिन बॉडी, हाउ टू बी अ मैन, ये नहीं करोगे तो तुम मर्द कहलाने लायक नहीं हो, ये भी सिखाया जाएगा। तो हमेशा जो गुड बैड की जो एक जो परिभाषा जो चल रही है, इस परिभाषा में कभी रुक के आपने पूछा कि ये जो गुड की जो डेफिनेशन है, ये कहां से आई? ये गुड की जो डेफिनेशन है और इतने सालों से जो गुड गुड बताया जा रहा है, क्या वो सच में गुड है क्या?
कई बार आपको ये सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे कल्चर में, सोसाइटी में हमेशा लोग कुछ अच्छा कर पाए हैं, कुछ आगे बढ़ पाए हैं। तो जो मैट्रिक्स है, इसके हिसाब से अगर आप थोड़ा बाहर निकले तो आपको पता चले गुड और बैड कुछ होता नहीं। देखने के नज़रिए के ऊपर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक हैं, जो पहले के लिखे गए हैं, अगर आप उनको सवाल की निगाह से ना पूछें, ना देखें, तो साइंस तरक्की नहीं करेगा। जो धर्म में भी बहुत सारे अलग-अलग धर्म की किताबों में कुछ चीज़ें फुल स्टॉप नहीं है। वो समय के साथ उसमें कुछ-कुछ सवाल पूछने हैं, अच्छी चीज़ें हैं उसको आगे लेना है। जो चीज़ें काम नहीं कर रही अभी के समय, उनको शायद छोड़ना भी है। तो फ्री स्पीच को हमेशा रोकने की कोशिश की जाती है। इस जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट है, क्यों? इसमें बहुत सारे लोगों की जो बनी-बनाई चीज़ है वो उथल-पुथल में आ जाएगी। तो आपको डिसिप्लिन रहने को बोला जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि तुम क्यों अभी सोच रहे हो? हमारे पूर्वज जो हैं पहले से सोच गए हैं। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। सवाल मत पूछो। जैसा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर सब कुछ करते रहो। टेक इट एट इट इज़। फॉलो द हर्ड, एकदम लाइन में चलते रहो। तो अ, डिसिप्लिन में रहना तो वो हिजाब जो पहनना है वो भी डिसिप्लिन ही है। बाकी बहुत सारी चीज़ें, वो एक समय में वो अलग-अलग प्रथाएँ, कुरीतियाँ जिसको हम बोलते थे, वो सभी एक सिस्टम का हिस्सा थी, चल रही थी, बट किसी ने सवाल पूछा, रोका उसको, राइट? मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, सोचा अपना सपना बड़े बेटे में देखूँगा, बट ही सेज़ आई गो विद इंजीनियरिंग, मैंने कहा गो फॉर इट। ये हमारा बहुत ही बड़ा उप क्या बोलूँ, एक आपने अपना पैरेंट होने का जो दायित्व था उसका निर्वाह किया। उनको जो करना था, आपने करने दिया। बहुत अच्छी बात है पुष्कर भाई। तो ये जो सिस्टम है उसमें चलते रहो, जैसा बोला जाता है उसको करते रहो। एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, इंटरेस्टिंग कहानी है। एक राजा थे, तो राजा ने, फिक्शन स्टोरी है, राजा ने बोला कि मेरी जो जनता है वो मुझे बहुत प्यार करती है, और जनता हमारी बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो मंत्री थे बोले, नहीं सर, जनता इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कुछ नहीं होती है। उनको तो एक सिस्टम है जिसमें बताया हमने चलने के लिए, तो उनको ऐसा चलना, सोचना नहीं होता ना, तो इसके लिए चलते हैं। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? बोले देखिए एक काम करते हैं, हमारा जो शहर है ना, इसके दो हिस्से हैं, पूर्व और पश्चिम। पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाली जो ब्रिज है ना, जो पुल है, हम काम करते हैं, कल उस पुल पे ना हम दोनों तरफ से गार्ड बिठाते हैं, और काम एक ही करेंगे वो, कि जिसको भी पुल क्रॉस करना है ना, उसको 5 कोड़े लगेंगे। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी। तो बोले तो सर एक काम करते हैं, कोरे हटा देते हैं, एक काम करते हैं, ₹50 रहेगा, ₹50 देना है और क्रॉस करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ₹50 और क्रॉस करने दो लोगों को। तो जैसे ही पहले आदमी को रोका, उसने बोला, अरे ये तो फ्री था, आज ₹50, नहीं, नहीं, क्रॉस करना है तो देना पड़ेगा, सरकार का रूल है। तो उसने रोते-रोते ₹50 दिए, क्रॉस किए। चलने लगा, धीरे-धीरे लोगों को आदत हो गई, सो लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया कि ये ब्रिज क्रॉस करने में ₹50 क्यों देना ज़रूरी है? मंत्री जी ने बोला, अभी एक काम करते हैं, अभी बोलते हैं ना ₹50 प्लस 5 कोर। तो बोले, नहीं, नहीं, ये तो बहुत हंगामा हो जाएगा। बोले, नहीं, कुछ नहीं होगा, ट्राई करके देखते हैं। तो अगले दिन से हुआ, ₹50 5 कोड़े आपको लगने हैं। तो लोगों में हंगामा हो गया एकदम, और काफ़ी गरमा-गरमी हुई। उसके बाद जो नेता लोग थे वो सब इकट्ठा हुए, बोले कि हम लोग राजा के पास जाएँगे, बोले कि बहुत अत्याचार है, और ये मतलब ठीक नहीं है, सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है। तो सब वहाँ पहुँचे, तो राजा ने बोले, ठीक है बताइए क्या तकलीफ क्या है? तो उन्होंने बोले, देखिए सर, आपने जो वहाँ पे जो आदमी को रखा है ना कोरे मारने वाला, वो बहुत सुस्त है, वो धीरे-धीरे मारता है। तो एक काम कीजिए, आप वहाँ कोरे मारने वालों की संख्या बढ़वा दीजिए, कि लोग ₹50 दें, फटाफट कोरे मारे वो, और फिर लोग जा सकें। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स है, ये जो कहा, इससे निकल कर बाहर सोच पाना एज़ अ पैरेंट भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? कोई चीज़ जो फिक्स पैटर्न में है तो वो खूबसूरत है। कोई एक ये टी-शर्ट पहनी है मैंने, इसमें ही खाली एक धागा कहीं से निकल जाए, जो मुझे पता भी नहीं, बट उसको कंपनी रिजेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि सेट पैटर्न है कि उसमें एक डिफेक्ट छोटी-सी हुई ना, तो वो ठीक नहीं है। और पूरे सेकंड्स का धंधा चलता है जिसमें कि
फैक्ट्री में बनी हुई ब्रांडेड चीजें एकदम एक तिहाई एक चौथाई दाम पे बेची जाती हैं, क्योंकि उसमें कुछ छोटा सा डिफेक्ट था जो कि सोसाइटी के सेट पैटर्न के दौरान वो फिक्स नहीं होता है। ये भी एक तरह का कॉन्स्ट्रक्ट है, मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये हम क्यों बात कर रहे हैं आपसे? क्योंकि जब तक हम इसको थोड़ा नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने आप को थोड़ा डिटैच करके नहीं देख पाएंगे। तो हमारी जो कंडीशनिंग है ना, हमेशा से डुअलिस्टिक रही है, गुड बैड गुड बैड। वैसे गुड क्या है? वो चीजें जो ज्यादा दिन तक हमारे साथ रहें और टिके, अच्छी चीज है। जल्दी खराब हो जाने वाली चीज अच्छी नहीं है। जो चीजें हमें अच्छा देखने में मदद करें वो अच्छी चीज है। जिन चीजों से हमें सुख मिलता है वो अच्छी चीजें हैं। वो चीजें जिनसे हमें पैसे मिलते हैं या हम पैसे कमा सकते हैं वो अच्छी चीजें हैं। इसके अलावा जो चीजें इन सब क्राइटेरिया को पूरा नहीं करें तो हम उनको तुरंत बोल देते हैं कि ये बुरे हैं। और ये बुरा होने वाला जो आइडिया है, ये कौन ये झुर्री वाला स्किन बुरा होता है, बुढ़ापा बुरा होता है, इन सब से कोई ना कोई फायदा कमाता है। कुछ इंजेक्शंस आते हैं, कुछ अलग-अलग तरह के इम्प्लांट बनते हैं। तो ये गुड बैड का कॉन्सेप्ट हमेशा से आपको कोई दूसरा ही समझाता है। ये गुड है, ये बैड है। आप कभी उसमें समझ ही नहीं पाते। नील डोनाल्ड वॉल्स करके एक काफ़ी बड़े चिंतक फिलॉसफर हैं। उनकी एक टॉक में उन्होंने यहाँ तक बोला कि हम गुड बैड की फिलॉसफी में इतनी बुरी तरह डूब गए हैं ना, इतनी बुरी तरह डूब गए हैं कि अगर कोई इंसान एक मर्डर करता है ना, तो सोसाइटी उसको मार के उसको बताती है कि तुमने मर्डर किया, वो जो गलत था। पहले उसने किसी की जान ली, वो गलत थी, लेकिन उसको ये बताने के लिए तूने गलत किया है, हम उसको मारते हैं, फिर समझाते हैं कि हाँ, तू गलत किया था। तो बोले हम इतने डिल्यूजनल है और मैट्रिक्स में हम इतने फंसे हुए हैं, और हो सकता है भाई बड़े सारे लोग उसमें ताली भी बजाएं, बड़े खुश भी हो जाएं कि हाँ, न्याय हो गया है। खाली सोचिएगा इसको। एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसको देकर के आज की इस टॉक को विराम देंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि हम बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपका बच्चा है, वो बोला कि मम्मी पापा मुझे पता चल गया मुझे लाइफ में क्या करना है। बोले हाँ बेटा बताओ क्या? तो मैं चाहता हूँ ना कि अभी ये जो कोरोना जो फैली है ना, मैं इसमें एक गरीब जो धारावी है ना, वहाँ जाकर के मैं मदद करना चाहता हूँ लोगों की, और मुझे लाइफ में और कुछ नहीं करना है, मैं खाली लोगों की मदद करूँगा, जो मुझे लोगों से मिलेगा वो सब खा के मैं रहूँगा। अभी आपके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी, बाप रे! ये तो साधु सन्यासी बनने जा रहा है या फुल टाइम वॉलंटियर बनने जा रहा है। आप तुरंत वो ट्रैक चेंज करते हैं, नहीं, नहीं बच्चे, तूने पूरी बात सुनी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने जब बोला कि तुम अपनी खुशी ढूँढने जाओ, तो वो खुशी ढूँढने का मतलब ये नहीं था कि तुम आपने पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी। आप कब तक खुश नहीं हो सकते? जब तक आपके पास पैसे ना हो, जब तक आपकी एक अच्छी सेटल्ड मैरिज ना हो, जब तक आपके पास अच्छा जॉब ना हो, जब तक आपके खुद के बच्चे आप अच्छे से उनको सेट कर पाएँ, आपकी सोसाइटी में रिकॉग्निशन हो, तब जाके आपको सही जॉय मिलेगी। क्योंकि आप देखिए दुनिया में भी सारे लोग तो यही करते हैं ना। तो बच्चा रुक के पूछे आपको कि लेकिन आप ये बताइए, आपके पास तो जॉब भी है, थोड़े पैसे भी हैं, लोग पहचानते भी हैं आपको, आपकी शादी भी हो गई, हम बच्चे भी हैं, तो आप खुश क्यों नहीं हैं? अब आप सोच में थोड़े पड़ते हैं। तो बोलते हैं देखो मैं खुश इसलिए नहीं हूँ, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? क्योंकि अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो मैं कैसे खुश रहूँगा? तो ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुश नहीं हो इसलिए मैं खुश नहीं हूँ एज़ अ पैरेंट। अब बेचारा बच्चा परेशान, बोला तो क्या कर नहीं, नहीं, इसके लिए तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को गिल्टी बिल्कुल महसूस मत करो, लेकिन तुम जब खुश होगे तब मैं खुश हो जाऊँगा, खाली गरीब मत रहना। सो गेट वेल सेटल्ड, अच्छी नौकरी करो, पढ़ाई करो, बड़ा घर बनाओ, बहुत सारे कार लाओ, अच्छा जीवन साथी चुनो। अब अच्छा जीवन साथी कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको बहुत अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा तभी अच्छा तो अच्छा कॉलेज जाने के लिए क्या करो? बहुत सारा मेहनत करो, बहुत हार्ड वर्क करो। तो बहुत-बहुत हार्ड वर्क करोगे, फिर तुम जाके फिर वही साइकिल। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, तो वो सेटल होंगे, वो हार्ड वर्क करेंगे, तो ये चलता रहता है। तो आज की जो बात है, उम्मीद है आपको मैंने कन्फ्यूज़ नहीं किया बल्कि कुछ आइडियाज़ दे पाया हूँ। फेल हुआ हूँ तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। एक छोटी-सी कहानी सुना कर के आज विराम लेते हैं। तो एक गाँव में एक महिला थी, बड़े ठीक-ठाक रह रही थी और अकेली रहती थी उनके पास एक ही कोट थी, मिडल क्लास में थी।
तो कोट कभी पहनती थी, जब भी बाहर कहीं जाना पड़े, तो वो एक खास कपड़ा पहन के निकलती थी। उनके पड़ोसी ने एक दिन उनको बताया कि तुम्हारे कोट में छेद है। तब तक उनको पता नहीं था कि कोट में छेद है। तो ये थोड़ा सोचने लग गई, तो इन्होंने सोचा कोट में छेद कैसे हो गया? तो इन्होंने थोड़ी आजू-बाजू घर में देखा तो पता चला घर में एक चूहा है। अब वो चूहा है तो चूहे को मारने के लिए क्या चाहिए? तो बिल्ली। तो फिर वो बाज़ार गई और एक बिल्ली खरीद के लेके आई। अब बिल्ली जो थी, तो अब बिल्लियाँ भी अच्छी-बुरी होती हैं। देखे ना, गुड कैट, गुड बैड तो हमेशा चलता रहता है। ये थोड़ी बुरी वाली बिल्ली थी। क्यों? चूहे को तो मार दिया लेकिन उसको भूख बहुत लगती थी, तो चूहे को तो खा गई। अभी बिल्ली को बहुत भूख लगी, बैड कैट, तो अभी उसके लिए उनको दूध चाहिए। तो दूध कहाँ से आया? तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि चलो एक गाय खरीदते हैं। तो एक अच्छी गाय खरीद के लाए। हालाँकि वो अच्छी गाय दूध तो देती थी लेकिन उसकी एक बुरी आदत भी थी। वो बार-बार बाहर चली जाती थी घूमने। तो अब इस बुरी गाय को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, फेंस बनाई, बैरिकेडिंग की, हुँ? बाउंड्री बनाई। पर फिर भी वो गाय ऐसी थी कि वो फिर भी वो बाउंड्री के साइड से निकल जाए, कभी जंप करके निकल जाए, बैड काऊ ना। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे बच्चे को नौकरी पे रखा। किस लिए? गाय का ख्याल रखने के लिए। अभी छोटा बच्चा तो आ गया, बच्चा अच्छा था, वो गाय को अच्छे से चराता था, लेकिन प्रॉब्लम उसकी थी, उसको भूख बहुत लगती थी। अभी इनको उस बच्चे को खिलाने के लिए इनको नौकरी करनी पड़ी। तो ये नौकरी करने लगी, बहुत हार्ड वर्क करती थी, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। एक बहुत काम करें, आएँ, बच्चे को खिलाएँ, फिर गाय, और वो चेन चल रहा था। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि एक कोट में जो छेद था वही ठीक था, ये तो काम मेरा बहुत बढ़ गया है। तो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना कि प्रोग्रेस, 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 बहुत सारा चीज़ें करेंगे तो खुश होंगे, बहुत सारा चीज़ें करेंगे तो खुशी आएगी। रह जाइए, जॉब में खुशी ढूँढते रह जाइए, अपने पति पत्नी में खुशी ढूँढते रह जाइए, अपनी बड़ी-बड़ी कार में खुशी ढूँढते रह जाइए, सिक्स पैक बॉडी में खुशी ढूँढते रह जाइए, कीप ट्राइंग। खाली 1% लोगों को मालूम है, जो ऊपर से हँसते रहते हैं, बोले अच्छा देखो इसको बेवकूफ़ बना के रखा है इन सबको। क्योंकि हमें हमेशा वो बताते रहते हैं कि ये बैड है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। सो दिस वर्ल्ड इज़ रन बाय ओनली 1% ऑफ पीपल, जो ऊपर से बैठ के गुड और बैड साइड करते हैं, और हम और आप चलते रहे उसमें। तो आज की इस गंभीर बात पर यहीं विराम लेते हैं। कल पेरेंटिंग के ऊपर आएँगे। पहले तो कॉन्शियस होने की बात थी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका जॉइन करने के लिए। बोर किया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। 42 मिनट हो गया, पता भी नहीं चला। हाय विकी, सौरभ जी शुक्रिया जॉइन करने के लिए। राजीव भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सिद्धार्थ जी हेलो। नायक जी बहुत-बहुत शुक्रिया। अर्चना जी शुक्रिया। उम्मीद है मैंने कन्फ्यूज़ नहीं किया। महेश भाटी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। गौरव कैसा है भाई? सौगाता थैंक यू सो मच। राजीव जी शुक्रिया आपके कमेंट के लिए। थैंक यू नायक जी। शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए, बहुत-बहुत बढ़िया। रोजी, विलास सावंत जी, हेलो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। कल मिलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। तब तक